नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में शुरुआत आज उस सवाल को लेकर जिस सवाल का जवाब विपक्ष बहुत अरसे से जानना चाहता था। सुषमा स्वराज ने खुद को लेकर ही सवाल भी दिया, सवाल का जवाब भी दिया, सवाल भी किया। जरा सुनिए कहा क्या गया। तो विपक्ष कोई भ्रम ना पाले कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी खुद अकेले क्यों जाते हैं, साथ में सुषमा स्वराज क्यों नहीं जाती है। प्रोटोकॉल भी समझा दिया और दुनिया के तमाम देशों के साथ किस तरीके के संबंध हैं इसकी जानकारी भी दे दी, ये बताते हुए कि क्या मान सम्मान दुनिया में भारत का बड़ा है। लेकिन दुनिया छोड़िए, देश के भीतर आते हैं और देश के भीतर की स्थितियों में कौन खिलाड़ी कौन अनाड़ी इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि पहली रिपोर्ट उसी के इर्द गिर्द है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये वांटेड है, ये किसान है, ये बैंक के अपराधी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज का पैसा नहीं लौटाया, ये सभी देश के अपराधी हैं। जी, स्टेट बैंक के दरवाजे पर इसी तरह सैकड़ों किसानों की तस्वीर चस्पा कर दी गई है। ये पंजाब का ही दृश्य है, वहीं के बैंक है और जिसकी तस्वीर चस्पा हुई वह छुप रहा है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उसे लग रहा है वो तो अपराधी करार दिया जा चुका है। ਇੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੱਸੋਗੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। तो किसान गुरदीप सिंह का कहना है कि सरकार विजय माल्या जैसे लोगों को परेशान नहीं करती, उनकी तस्वीर कहीं चस्पा नहीं होती, लेकिन उन जैसे छोटे किसानों की जिनके पास छोटी देनदारी है, जो किश्त भी चुका रहे हैं, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, ये सब कुछ आंखों के सामने है। और संयोग से जब गुरदीप सिंह ये सवाल उठा रहे हैं, उसी वक्त संसद में भी यही सवाल गूंज रहा था कि जनता का पैसा लेकर माल्या सरीखे कई हैं जो कर्ज लौटाते नहीं, उन्हें कोई छूता नहीं। तो ये बात सांसद भी जानते हैं, लेकिन फिर चलिए पंजाब की गलियों में, जहां इन वांटेड के सच को जानने समझने के लिए आपको दोबारा इन तस्वीरों को देखना होगा, क्योंकि इन किसानों में इतनी ईमानदारी रही कि कर्ज लेकर इन्होंने लौटाना भी शुरू किया। मसलन सरदार गुरदीप सिंह ने SBI से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया, 36,000 रुपए अलग अलग किस्तों में मार्च तक लौटा भी दिए। लेकिन उसी दौर में चुनावी बिगुल बुझा था, हर पार्टी ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, किसानों ने किस्त देना बंद कर दिया। और पंजाब में सत्ता बदली तो कैप्टन ने भी 2 लाख तक के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। तो किसान कर्ज क्यों देता जब सरकार ही कह रही है कर्ज माफ हो गया। लेकिन सरकारी ऐलान बैंकों तक नहीं पहुंचा, तो बैंकों ने सभी कर्जदाता किसानों को वांटेड करार दिया। बैंकों ने 9,931 करोड़ रुपए की कर्ज रिकवरी के डिमांड नोटिस जारी भी कर दिए। देखो जी, रिजर्व बैंक दी गाइडलाइंस के मुताबिक ये गैर कानूनी है। किसी बैंक नूं किसी नूं अधिकार नहीं किसानों नूं इदां शरे बाजार बदनाम करन दा। ते जे जेड़ा ये काम शुरू कीता नवां हुण 1-2 दिनां च बैंकां ने उपरले अफसरां दी हदायतां नाल मैं उन्हां नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदा मैनेजरां नूं भी जे किसी किसान ने खुदकुशी कर लई घबरा के तां साडी पहली मंग ये होएगी मैनेजर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। यानी एक तरफ पंजाब में तकरीबन 10,000 करोड़ की वसूली से बैंक परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में कॉरपोरेट 14 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर भी फरार है, बैंकों को लौटा नहीं रहा। और इसकी चर्चा संसद में भी हो रही है और सांसद भी इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी तस्वीर चस्पा कहीं नहीं होगी, उनका नाम कोई नहीं लेगा। तो बैंक वही, कर्ज भी एक सरीका, लेकिन किसान और कॉरपोरेट का खेल शायद इस देश में अलग अलग हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ लें कि पंजाब में नोटिस दर नोटिस से परेशान किसान अब खुदकुशी भी करने लगे हैं। और सिर्फ 4.5 महीने ही तो हुए हैं कैप्टन को सत्ता में आए हुए, और इसी दौर में 162 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन बैंकों के सामने किसान का मरना कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं। बैंकों के लिए तो महत्वपूर्ण सवाल रिजर्व बैंक का निर्देश मायने रखता है। रिजर्व बैंक का निर्देश है रिकवरी किसी भी तरीके से वसूली जाए, और बैंक अधिकारियों ने भी निर्देश दे दिया है रिकवरी करने में परेशानी आए तो डिफॉल्ट किसानों की तस्वीर इसी तरीके से चस्पा कर दी जाए। जी, खिलाड़ी कौन अनाड़ी कौन, ये रिपोर्ट सत्येंद्र चौहान की थी। लेकिन बहरहाल जिक्र सिर्फ पंजाब में रुक जाए तो भी अलग बात है। सुषमा स्वराज आज संसद के भीतर
जवाब देते वक्त बतला रही थी इजराइल से कैसे संबंध, सऊदी अरब से कैसे ट्रंप को चुनौती दे सकते हैं, चीन के साथ किस तरह के रिश्ते होंगे, पाकिस्तान से कैसे होंगे, लेकिन लौटिए देश के भीतर। और अब हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। करप्शन दिखाई देता है या करप्शन बोलता है, सुनिए जरा। त्याला मंत्रालयात काही द्यावे लागतील त्याने आपल्याकडे त्याला कोट करा 1 कोटी रुपये। अच्छा, त्याला तिथे या आपण दिलेल्या जमिनीमुळे त्याला 1000 स्क्वेअर फूटचे 50 फ्लॅट विकायला मिळतील। ओके हा ओके त्याला तरी इथे 1 दिले, मंत्रालयात 1-2 दिले तर त्याला ती जमीन मिळून जाईल। हाँ, मैं टोटल 4 करोड़ रुपए का खर्च है सर। टोटल मंत्रालय पकडून 4 करोड़ रुपये का खर्च आहे असं ना? तिकडे 2 इकडे 1 असं काय असेल ते असेल। चालेल चालेल, मी पहिला कोट करतो तो बस आपल्याकडे 1च्या खाली घेणार नाही तर फाडून टाकलं। जी, ये बातचीत महाराष्ट्र सरकार के एक सीनियर अफसर राधेश्याम मोपलवार और बिल्डर लॉबी के बिचौलिए जाल मेहता के बीच की है। गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता के बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोपों से घिरी महाराष्ट्र सरकार अब इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कटघरे में है। दरअसल मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाले सीएम के चहते प्रोजेक्ट समृद्धि हाईवे का काम मोपलवार ही संभाल रहे थे और इस प्रोजेक्ट में मोपलवार की भूमिका को लेकर विसिल ब्लोअर सतीश मंगाले ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस मामले को उजागर करने वाले सतीश मांगले का यह कहना है कि उन्होंने और एक बीजेपी विधायक ने पिछले 1 साल में कई बार इस मसले को उठाने की कोशिश की। राज्य की एजेंसियों से लेकर केंद्र की एजेंसियों तक और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्होंने खत लिखकर मोपलवार की आय से ज्यादा संपत्ति पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन बावजूद इसके मोपलवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके एनेक्चर से लेके सीडी से लेके सब कुछ मैंने बिफोर 10 मंथ्स मैंने पीएमओ से लेके सीएमओ तक मेरी खुद की कंप्लेंट है। मेरे साथ में बीजेपी के एमएलए अनिल गोटे साहब की कंप्लेंट है इनके खिलाफ। अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली है। यानी पीएम से लेकर सीएम तक सबको शिकायत की गई। आलम यह कि दिसंबर 2016 में सतीश मंगाले ने प्रधानमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन शिकायत भेजी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार के पास भेजी, लेकिन शिकायत अनसुनी रह गई। फिर फरवरी 2017 में इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस ने इनकम टैक्स विभाग के डीजी इन्वेस्टिगेशन को मोपलवार के बारे में बेनामी संपत्ति को लेकर शिकायत की, लेकिन फिर भी हुआ कुछ नहीं। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी के विधायक अनिल गोटे ने मोपलवार की अवैध संपत्ति के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के पास शिकायत भेजी, लेकिन हुआ फिर भी कुछ नहीं। तो सवाल सीधा है, आखिर राधेश्याम मोपलवार पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतनी मेहरबानी क्यों दिखाते रहे? हालांकि अब ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद मोपलवार को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। विरोधी दल की भावनाओं का और ज्यादा सम्मान करते हुए उनको 1 महीने के लिए पद से निकाला है। इसके बाद क्या चाहता है विरोधी दल? विरोधी दल तो केवल राजनीति करके दोनों सदनों का समय व्यतीत करना चाहिए। महाराष्ट्र के मामलों को आधार बनाते हुए ही बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। सवाल वही, कौन खिलाड़ी है कौन अनाड़ी है, उस दिशा में और आगे बढ़े। एक अच्छी खबर, कल हमने एक खबर दिखाई थी, उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया है। वो खबर क्या थी और वैसी ही स्थिति दूसरी जगह भी है। चलिए चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। हमारी बाईं तरफ जिस बलरामपुर के आप स्कूल की कहानी देख रहे हैं, उस कहानी को देखकर उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। किस तरीके से बच्चे बेबस हैं इस बरसात में, पढ़ने को मजबूर हैं उस स्कूल में जहां छत टपकता है। और हमारी दाहिनी तरफ कुछ ऐसी ही कहानी मऊ से आई है। मऊ में भी सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। सरकारी स्कूल किराए के मकान में चल रहा है और तो और बरसात में इनके लिए पढ़ना और पढ़ाना सब कुछ मुश्किल है। यह सिर्फ 2 जिलों का हाल नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा ही हाल है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं।
तो बलरामपुर के जज्जर स्कूल की इमारत के हालात कल हमने दस्तक में दिखाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया कि जान हथेली पर रखकर कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। तो फिर जान पर तो मऊ के इस स्कूल में भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि इस स्कूल में ना बिजली ना पानी ना ही शौचालय और छत पर टूटी खपरेल जो गाहे बगाहे गिरती भी रहती है और बच्चे डर से क्लास में दुबके भी रहते हैं। डर लगता है गिर जाएगा कभी, अब अंदर आते हैं तो अब पानी भर जाता है, बहुत डर लगता है। और क्या क्या यहाँ व्यवस्था नहीं है? शौचालय यहाँ पे नहीं है। करका तेज बाइक से चुनने लगता है और पूरा पानी भर जाता है। छोटे बच्चे तो हम घर भेज देती हैं और 2-4 बच्चों को रख लेती हैं और ना लैट्रिन करने घर जाते हैं। शौचालय भी नहीं, पानी भी नहीं। मुश्किल इतनी पर नहीं कि छत कभी भी गिर जाए, शौचालय आ जाए तो छात्रा हो या शिक्षक, परेशानी सभी को है। मुश्किल तो यह भी है कि जब बारिश होती है तो क्लास में पानी भर जाता है, बच्चे पढ़ें तो कहाँ पढ़ें। और उसके आगे की मुश्किल यह है कि बीते 50 बरस से इस घर को शिक्षा विभाग ने किराए पर लिया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने बीते 30 बरस से मकान मालिक को किराया भी नहीं दिया है, जिसको लेकर मकान मालिक इस मकान की मरम्मत नहीं कराता और शिक्षा विभाग को लगता है जब ये मकान उसका नहीं तो फिर वह क्यों ठीक कराए। एक ही कमरा है, हम तो 6 साल से यहाँ पे हूँ और बड़ी दिक्कत होती है गर्मी में, ठंडी में भी बच्चों को धूप भी नहीं लगती है, बारिश में आप देख ही रहे हैं तरह पानी भरा हुआ है। तो यूपी के मऊ जिले में मालिक ताहिरपुरा का ये प्राथमिक स्कूल जब तक गिरेगा नहीं तब तक स्कूल चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है। उसने हालात देखे परखे हैं लेकिन किया कुछ नहीं और हालात जस के तस हैं। तो इंतजार कीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार इस दिशा में कब कदम उठाता है। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, आज तक। लौटिए दोबारा खिलाड़ी और अनाड़ी के खेल में। एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी है, लेकिन इस देश में अनाड़ी कौन है, जरा रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में सचिन पहुंचे तो अच्छा लगा। राज्यसभा में अहमद पटेल की कुर्सी बरकरार रखी जाए। गुजरात छोड़ बेंगलोर पहुंचे कांग्रेसी विधायकों को डराने के लिए आयकर अधिकारियों ने कल छापा मारा तो अच्छा नहीं लगा। तो पहले सचिन की बात, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की राज्यसभा में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठा तो एक दिन बाद ही सचिन राज्यसभा में हाजिर हो गए। लेकिन सांसद का तमगा लिए सचिन को राज्यसभा सदस्यता की फिक्र नहीं, ये सीधे तौर पर समझ में आता है, क्योंकि 2012 में सांसद बनने के बाद से अप्रैल 2017 तक सचिन सिर्फ 23 दिन ही हाजिर रहे, लेकिन बतौर सांसद 58 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन उन्होंने कमा भी लिया। हालांकि सचिन ने बतौर सांसद 2 गांव गोद भी लिए हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक महाराष्ट्र में। और सरकार के 3 बरस पूरे होने के मौके पर आज तक ने जब इन गांवों का जायजा लिया तो क्या हुआ इन गांवों में, जरा यह भी सुन लीजिए। तो बढ़ाई हमारी थी हमने, लेकिन आज जाते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हाँ होने वाला है, लेकिन हमें पता है ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैसे तो सचिन तेंदुलकर शुरुआत से ही धुआंधार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आधा समय बीत जाने के बाद भी इस गांव का विकास नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर अभी तक इस गांव में नहीं आए हैं। तो बेहतरीन क्रिकेटर सचिन बेहतरीन सांसद साबित होते तो राज्यसभा सांसदों के लिए शर्म की बात हो सकती थी, क्योंकि इसमें 2 राय नहीं कि राज्यसभा की हर सीट राजनीतिक दलों के लिए अहम है। और इसकी छाप कल ही बेंगलोर में पड़े छापे में नजर भी आ गई, क्योंकि एक तरफ अहमद पटेल को राज्यसभा में पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी शख्स की जिस शख्स पर छापा मारा गया, और दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह उन्हें राज्यसभा में देखना नहीं चाहते। लेकिन सवाल यह नहीं कि एक राज्यसभा की सीट, क्योंकि इस लिस्ट को गौर से देखिए, एक एक नाम को गौर से पढ़ते चले जाइए और इन नामों में आपको हर वो शख्स दिखाई देगा जिसके प्रति आपकी राय अच्छी होगी। इस लिस्ट में मनोनीत सदस्य भी हैं, राजनीतिक पार्टी के कवायद से राज्यसभा पहुंचाए गए नेता भी हैं। लेकिन जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इन्होंने अपने सांसद निधि का 1 पैसा भी खर्च अपने इलाके में नहीं किया है। और इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी नजर आएंगे
और उपराष्ट्रपति होने के पायदान पर खड़े वेंकैया नायडू भी। इसके अलावा संसद को कामकाज का तरीका सिखाने वाले संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। यानी सवाल सिर्फ हाई प्रोफाइल वेंकैया नायडू का नहीं, मोदी सरकार में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, इनको भी फिक्र नहीं कि विकास कार्य के लिए मिले फंड का इस्तेमाल भी होना चाहिए। इन सवालों के बीच 8 अगस्त का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने, खासतौर से गुजरात में, उसका भी हाल देख लीजिए। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए यही वो 11 चेहरे हैं जो मैदान में हैं। इनमें से 9 करोड़पति हैं। फिर इन 11 चेहरों में से 10 को राज्यसभा पहुंचना है और सिर्फ गुजरात में ही चुनाव की नौबत आ रही है, क्योंकि वहां 3 सीट खाली हो रही है, लेकिन दावेदार 4 हैं। और उसमें भी सबसे रईस कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत हैं, जिनकी संपत्ति 2012 में 268 करोड़ रुपए थी और अब बढ़कर 323 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जेब भी खासी भरी हुई है। 2012 में उनकी संपत्ति 11 करोड़ 77 लाख थी, जो अब 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा है, यानी 300% का ज्यादा का इजाफा। स्मृति ईरानी की संपत्ति 7 करोड़ 2 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 83 लाख तक पहुंची, लेकिन इकलौती वही ऐसी कैंडिडेट हैं जिन पर क्रिमिनल केस भी है। और कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल की संपत्ति एक कार्यकाल में 3 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 6.5 करोड़ रुपए हो गई, यानी तकरीबन दुगनी। और अब पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के दावेदारों को भी देख लीजिए। संयोग से जो 2 राजनेता लखपति हैं, वो दोनों महिलाएं हैं। और मध्य प्रदेश से बीजेपी की संपत्तिया उइके का राज्यसभा में पहुंचना तय है और उनके पास 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 231 सांसदों में से 194 सांसद यानी राज्यसभा सदस्य करोड़पति हैं। बड़ा मुश्किल है, ऊपरी सदन है, रईसों की भरमार है। आप थक गए होंगे तो चाय पीजिए, लेकिन आज दार्जिलिंग चाय मत पीजिएगा। वो दार्जिलिंग नहीं, नेपाल की चाय है। किसी कंपनी में ये दार्जिलिंग की चाय है। जायका जुबान पर लग जाए तो छूटता नहीं, इसीलिए दार्जिलिंग चाय को कोई शैंपेन ऑफ टी कहने से नहीं चूकता, तो कोई क्वीन ऑफ टी कहना पसंद करता है। लेकिन दार्जिलिंग चाय के 175 बरस के इतिहास में ये पहला मौका आया है जब दार्जिलिंग टी में या तो नेपाली चाय की मिलावट हो रही है या फिर नेपाल की चाय को ही दार्जिलिंग चाय कहकर बेचा जा रहा है, यानी दार्जिलिंग टी के डिब्बे में नेपाली चाय। जितना चाय अभी बिहार में, बंगाल में और इंडिया के दूसरे प्रांतों में जा रही है सिलीगुड़ी से, उसमें कम से कम 75% चाय नेपाल की है, जो दार्जिलिंग की तरीके से मार्क होकर के या दार्जिलिंग की तरह से बिकती है। और इसकी वजह गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन है, जिसने दार्जिलिंग के 19,000 हेक्टेयर में फैले चाय के बागानों में बीते 50 दिनों से काम ठप कर दिया है। तकरीबन 70,000 से ज्यादा चाय कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं और करीब 250 करोड़ का घाटा उठा चुके दार्जिलिंग चाय के साथ यह भी अजीबोगरीब संयोग कि 1841 में दार्जिलिंग चाय को उगाने के लिए नेपाल के गोरखा ही आए थे और 2017 में गोरखालैंड आंदोलन के वक्त दार्जिलिंग टी के नाम पर नेपाली चाय बेची जा रही है। कहीं दार्जिलिंग टी के साथ नेपाली टी की मिलावट है तो कहीं दार्जिलिंग टी के डिब्बों में नेपाली चाय है और इसकी वजह दार्जिलिंग टी की दुनिया भर में मांग का होना है और बीते 50 दिनों से सब कुछ ठप पड़ा है। जो कम से कम 200 करोड़ रुपया का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। सबसे बड़ा बात, इंटरनेशनल मार्केट में जो दार्जिलिंग चाय का गुणमान लेकर के एक गर्व था हम लोग का, बाजार था हम लोग का, वो बाजार से बहुत पीछे हट गया दार्जिलिंग।